आज हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साथ ही साथ हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं। ये पीरियोडिक टेबल तो आप जानते ही हो, लास्ट 2 क्लासेस देख रहे हो। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर डेस्नी जी को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्नी जी। मैं हूँ आपका मेंटर आर के सर। क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोनों क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटीज है। ये क्या मतलब क्वांटिटेटिव क्वांटिटीज है। जैसे कि आई हमने निकाला था, याद होगा आपको। पॉजिटिव साइड में दे रहा हूँ समझाने के लिए। 13.6 जेफ स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। आप जेफ जानते हो क्या होता है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर, यानी Z आपका एटॉमिक नंबर होता है। और उसमें कुछ ऐसे शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसके चलते हम लोग के नेट जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो उसको जेफ कहते हैं, या अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस को हम लोग जेफ कहते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं। वो नेगेटिव साइन में आता है। एक और टर्म आता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और वो कुछ नहीं है, वो आप नेगेटिव साइन में अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही लिख देते हो तो वो बन जाता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप जस्ट -1 से या नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलती है। डिफरेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बस इतना ही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि आप जब एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो उस समय आप कितने एंथैल्पी, कितनी एनर्जी आप छोड़ रहे हो, नेगेटिव में दिखा रहे हैं तो छोड़ रहे हैं चूंकि इसलिए नेगेटिव में दिखा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब आप इलेक्ट्रॉन को कितना हद तक प्यार करते हो, उसके लिए कितना एनर्जी मतलब प्यार कर रहे हो ना, तो पॉजिटिव होगा। तो प्यार पॉजिटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यहाँ पे पॉजिटिव में हम देते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। इतना सारा बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम लोग खोजने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो टर्म है ये लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं है। क्या ये क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है। तो ये क्या है एक्चुअली? ये एक एबिलिटी ऑफ द एटम है। जब कोई कंपाउंड बनाता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है। क्लोरीन एक कंपाउंड बना सकते हैं HCl से, क्लोरीन एक कंपाउंड बना सकते हैं कार्बन से। अब H एंड Cl के बीच में जो है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होगी वो अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेंगे। पर यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। जैसे मान लीजिए HCl ही पकड़ लेता हूँ, तो HCl में आप देखोगे कि ये Cl है और यहाँ पे बीच में बॉन्ड बना है, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरफ चले आएंगे, बीच में ना होके इस तरफ चले आएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि शेयरिंग तो हो रही है। शेयरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों जो है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन चाह रहे हैं कि अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा लें, हासिल कर लें। इसके चलते वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप जानते हो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट पीरियड के आपके एलिमेंट्स स्टेबल हो जाते हैं। उसी तरह से आपके आउटर ऑर्बिट में क्लोरीन के पास में कितना 7 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है, तो वो स्टेबल बन जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने के चलते उनका गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है। इस तरह से वो लोग स्टेबिलिटी के लिए तो शेयरिंग करते हैं। फिर लेकिन उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, तो उसके चलते ये जो क्लोरीन है ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ। ठीक उसी तरह से आप देखोगे कि आप कार्बन और क्लोरीन लोगे, वहाँ पर भी क्लोरीन और कार्बन क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। वहाँ पर लेकिन जो है पुलिंग जो इफेक्ट है क्लोरीन का थोड़ा लेसर होगा, क्योंकि कार्बन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है इन कॉम्पोजिशन टू क्लोरीन। तो ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यानी कि अलग अलग कंपाउंड्स में एक ही एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजरेबल क्वालिटेटिव मेजर, ठीक है ना। एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ द एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कि ये मैं पढ़ाया अभी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, ये मेजरेबल क्वांटिटी से मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उसको निकालने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्चुअली कुछ लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैलकुलेशन कुछ किए हैं और उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ वैल्यूज दिए हैं जिसको हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए लर्न करना पड़ेगा। तो उसमें क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका पॉलिंग स्केल आता है। उसके बाद आपका दो और स्केल हम लोग पढ़ते हैं जनरली, मोलिकन या फिर स्केल, ऑलरेड, रॉचाउ स्केल। तो ऐसे डेवलप हुए थे जिसमें कि जो पॉलिंग का जो ये है स्केल है, यानी लिनस पॉलिंग का, वो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। जिसमें कि आप देख रहे हो पीरियोडिक टेबल यहाँ पर, इसमें आप उन्होंने फ्लोरीन को कितना दिया, 4 दे दिए। 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होने का मतलब ये मैक्सिमम फॉर उन्होंने फ्लोरीन को दिया। और बाकी उन्होंने कहा कि देखिए 4 तो मैंने दे दिया, लेकिन तभी भी थोड़ी बहुत वैरी कर सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके पर कि किस एलिमेंट से वो कंबाइन कर रहा है या शेयर कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे हाईएस्ट एबिलिटी जो होती है किसके पास होती है अट्रैक्ट करने की, फ्लोरीन के पास होती है। तो उसको उन्होंने 4 वैल्यू दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, जो मैं कह रहा था कांस्टेंट नहीं है, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड। और इससे हमको क्या पता चलता है, एक्चुअली इट विल पता चलता है कि प्रिडिक्ट करता है किस मेजर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्डिंग को मजबूत करके कंपाउंड बनाते हैं। नेचर बताता है ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स अ पेयर ऑफ एटम्स टुगेदर, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली आप देखोगे इधर से जाओगे उस तरफ, इसका मतलब पीरियड में आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे कि अगर हम मैं पीरियड से 2 की बात कर दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आप देखोगे लिथियम का जो है सबसे कम और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। उसी तरह से डाउन द ग्रुप आप देखोगे तो यहाँ पे लिथियम के पास में लेकिन इनसे ज़्यादा होगा, लिथियम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद लेस हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इस पर Na के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होते होते फ्रैंक्सियम का सबसे कम हो जाएगा। उसी तरह से फ्लोरीन के ग्रुप में आप देखोगे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और एस्टेटाइन का सबसे आपको कम मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो है बॉटम कॉर्नर सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड राइट हैंड कॉर्नर नहीं कहेंगे इसको। एक्चुअली देखिए हम लोग जब ये पढ़ते हैं ना, जितने प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसमें इनका कोई काम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये इनर्ट हो जाता है। ये कोई भी आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें भी इनको हम इंडल्ज नहीं करते हैं। तो हमारा चार्ट एक्चुअली बनता है यहीं तक। उस हिसाब देखा जाए तो एक्सट्रीम जो टॉप है यहाँ पे कौन है, राइट हैंड साइड में फ्लोरीन बनता है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम डायगनली देखें तो फ्रैंक्सियम से उठता 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे बॉटम मोस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर नोबेल गैसेस को हटा दें तो टॉप मोस्ट जो है एलिमेंट वो बन जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं कि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउन द पीरियड डिक्रीज करता है फ्रॉम अप टू डाउन। अब हम लोग देखते हैं पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। तो इसमें आपको पहले बता दूं कि देखिए इसमें हम लोग मेनली डी ब्लॉक की बात नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि हम डी ब्लॉक में 2 कारण से बात नहीं करते। एक तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे ये सेकेंड एंड थर्ड पीरियड वाले, फर्स्ट पीरियड कहाँ है, फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन वाला है, तो यहाँ पे हीलियम गायब है, यहाँ पे हीलियम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीरियड वाले को नहीं लेते हम लोग, सेकेंड पीरियड वाले से लेते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ही हमको चेक करना है। जनरली हम लोग जितने देखते हैं जनरल ट्रेंड्स तो उसी 2 में से कंपेयर करके देखते हैं। और ये जो फोर्थ वाला पीरियड है वहाँ पे डी ब्लॉक, उसके बाद एफ ब्लॉक, ये सब आ जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहीं से। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पॉलिन ने एक वैल्यू दे दिया था किसको, फ्लोरीन को, वो था 4। अब 4 सबसे हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि फ्लोरीन को उसने कहा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं हो सकता है।
आप याद रखिए कि हम लोग जब ये ट्रेंड्स पढ़ेंगे इसमें नोबल गैस के एलिमेंट्स को हम लोग नहीं इसमें कंसिडर करेंगे कहीं भी। बार बार नोबल गैस को डिस्कशन करने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, इसलिए वो ये सब चीज़ों में भाग नहीं लेते हैं। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें नॉन लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग। तो चलिए हम यहीं तक देखेंगे। 17 नंबर ये 3 4 5 6 देख रहे हैं, ये 13 14 15 16 आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ग्रुप को 13 14 15 16 एंड 17 ग्रुप, या ऐसे शॉर्ट 3A 4A 5A 6A 7A भी कह सकते हैं आप। तो आप देखोगे कि यहाँ से सबसे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है इस पीरियड में। धीरे धीरे आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब देखो फ्लोरीन से आप देखिए हाफ ऑफ वैल्यू का माजरा है कि कम होगा, जैसे कि 0.5 से कम होगा। फ्लोरीन का खुद का कितना है 4। उसके बाद इधर आएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा 3.5, उसके बाद आपको नाइट्रोजन मिलेगा 3, कार्बन मिलेगा 2.5, उसके बाद मिलेगा आपको बोरॉन 2, उसके बाद बेरिलियम 1.5 एंड लिथियम आपको मिलेगा 1। अगर इधर देखते हो तो 1 से शुरू हुआ है 4 तक गया है, कैसे 1 1.5 2 2.5 3 3.5 एंड 4 इस तरह से। अगर सेकंड पीरियड की बात हो गई, अब थर्ड पीरियड की बात करें तो लर्न करने की तरीका क्या है, तो ये हो गया सेकंड पीरियड लर्न हो गया। थर्ड पीरियड को लर्न करने के लिए ऐसे कर लीजिए, ये थर्ड पीरियड क्या है आपका, इसको 3 टाइम्स टेबल पकड़ के चलिए। 3 3 जा से शुरू कीजिए, 3 3 जा 9 होता है, लेकिन आप उसमें एक डेसिमल लगाते जाइए। तो 3 3 जा 9, तो यूनिट प्लेस के पहले आप डेसिमल लगाते चाहिए। 3 3 जा 9 0.9 हो गया। 3 4 जा 12 तो 1.2 कर दीजिए। 3 5 जा 15 तो 1.5 कर दीजिए। 3 6 जा 18 उसको 1.8 कर दीजिए। 3 7 जा 21 उसको 2.1 कर दीजिए। 3 4 8 जा 24 होता है, लेकिन यहाँ पे है आपका 25। आप 24 ही याद कर लो, उसका 25 कर लो। तो ये 25 तो 2.4 या 2.5 इसको लीजिए। 3 9 जा छोड़ के 3 10 जा 30 होता है, 3.0 कर दीजिए। इस तरह से आपको 2 पीरियड के जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट याद हो गई, जो कि पॉलिन का स्केल है। उसके बाद बाकी जो है आप कंपेयर करने के लिए देख सकते हो। आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है एक्चुअली इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन lithium is more electronegative than your beryllium as well as boron। बोरॉन के बाद में 2.1 आएगा ना, तो ये इधर रखा गया इसलिए कि वो हाइड्रोजन के पास कोई घर नहीं है, तो किसी को ना किसी कॉलम में तो रखना पड़ेगा, इसलिए रखा गया। अब यहाँ पे हम कंपेयर करके ये वाला जो बात मैं कहा हूँ देखते हैं। डाउन द ग्रुप अगर देखते हैं तो यहाँ पे याद करने के लिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम देखते हो 19887, यहाँ के पॉइंट लगा के बात कर रहा हूँ। 1.0 0.9 0.8 8 2 बार रिपीट हुआ 7। इधर आप देखते हो तो इधर नीचे उतरते हैं तो कैसे होता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और 80 जो है वो है 4.0 3 2.8 2.5 एंड 2.2। इस तरह से ग्रुप पे भी आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, यहाँ पे ट्रेंड एकदम नॉर्मल है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए 3 तरह के स्केल यूज करते हैं। तो 3 स्केल्स क्या है आपके, एक है आपका पॉलिन स्केल, दूसरा है आपका ये एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया क्या मोलिकन स्केल, और तीसरा है आपका एल्ड्रेड-रॉथस्चाल्ड स्केल। इसमें देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे आप समझोगे, तो देखोगे जो बॉन्ड है किस तरह का बॉन्ड है। अगर वो प्योर बॉन्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 एलिमेंट्स आप देखोगे वो लेस देन 0.4 यानी कि ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाता है। नो डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं के बराबर हो जाते हैं, तो इसको हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में देखोगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके दोनों के एलिमेंट के बीच में जो है 0.4 से लेके 1.8 के बीच में होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को मिलता है एनी कंपाउंड्स में, जो कि मोर देन 1.8 का होता है। अब इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉलिंग स्केल के द्वारा कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाल सकते हैं। पहले एक बात समझने की कोशिश करें कि कैसे कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। देखिए मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम फॉर्म में तो रहता नहीं है, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है H2 फॉर्म में। दूसरा क्लोरीन एटम है, क्लोरीन फॉर्म में रहता नहीं है, वो Cl फॉर्म में नहीं रहता, Cl2 बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है।
अब जब HCl बनना है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब नजदीक आते हैं तो HCl बनना है तो उनको पहले अपने बॉन्ड्स को तोड़ने होंगे, इंडिविजुअल बॉन्ड, HH बॉन्ड को तोड़ना होगा, CL बॉन्ड को तोड़ना होगा, फिर जाके HCl बॉन्ड बनता है, यानी कि एक नया बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड बनते क्यों है, एटम फॉर्म में ही क्यों नहीं रहते एलिमेंट? देखिए एटम फॉर्म में एलिमेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, वो अनस्टेबल होते हैं, एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं और बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं उसको, रिलीज करने वाली एनर्जी को, और फिर वो अपने को मॉलिक्यूल फॉर्म में स्टेबल बनाते हैं। अब ये तो स्टेबल ऑलरेडी है, H2 स्टेबल है, Cl2 स्टेबल है, तो फिर वो क्यों HCl बनेगा? तो ये जब नज़दीक आते हैं H2 एंड Cl तो कंपेयर करते हैं कि अगर हम दो H एंड Cl जुड़ते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी हम लोग लूज कर सकते हैं और ज़्यादा स्टेबल बन सकते हैं, यानी बॉन्ड एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी, यानी हम ज़्यादा छोड़ेंगे तो हम ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया बन जाता है कि बॉन्ड एनर्जी जो होगा, जो दो अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं कॉम्बाइंड के, वो इंडिविजुअली जो होता है, जैसे मैं समझा दूं पहले कि देखिए आपका था पहले मान लीजिए H2 था तो हम A2 मान लेते हैं, प्लस आपका Cl2 था तो उसको B2 मान लेता हूँ, और फिर वो लोग HCl बनाते तो मैं AB लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके हो गया नंबर ऑफ एटम्स, इक्वेट कर दिया मैं। अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड था वो था AA बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड था क्या, BB बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि ये बनाते क्या है, AB बॉन्ड बनाते हैं। हम क्या देखते हैं कि अब ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ये जो बॉन्ड एनर्जी है और ये जो बॉन्ड एनर्जी है इंडिविजुअल के अपने एटम्स के, सिंगुलर एटम्स के, इनका जो जो एवरेज होगा, एवरेज बॉन्ड एनर्जी इसके बॉन्ड एनर्जी से कम होगा, इसके बॉन्ड एनर्जी से कम होगा, तभी जाके ये वाइबल एक कंपाउंड बनेगा, यानी संभव होगा। इसमें से हाँ एक इलेक्ट्रो ज़्यादा नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, जैसे कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हम लोग पहले ये कंडीशन समझकर फिर काम करेंगे कि ये बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, ये बॉन्ड एनर्जी का मीन्स है, ठीक है, यानी कि कम एवरेज से। तो यहाँ पे द टू एटम्स मान लीजिए हम लोग A एंड B लिए, तो ये इनका जो जो बॉन्ड बनेगा AB बॉन्ड, उसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा या बॉन्ड एनर्जी होगा देन द एवरेज ऑफ सिंगल बॉन्ड, एवरेज ऑफ सिंगल बॉन्ड एनर्जीज ऑफ AA एंड BB मॉलिक्यूल्स। अब उसका ये जब हो जाएगा तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पॉलिंग स्केल के द्वारा कि उसकी डिफरेंस क्या होगी। मान लीजिए यहाँ पे X पकड़ता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको बाद में लिखते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ज़्यादा उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का, और मॉड दे देते हैं ताकि पॉजिटिव आंसर ही यहाँ पे आएगा, यहाँ का जो आंसर होगा पॉजिटिव होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूट ओवर लिखते हैं, लिखकर क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपका देते हैं AB का, पहले माइनस करते हैं, रूट देते हैं फिर से, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए लेते हैं इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूट देना मत भूलिएगा, 2 रूट्स है, एक तो इनके बीच में रूट है, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू से आपका इसका बॉन्ड एनर्जी रूट ज्योमेट्रिक मीन हो गया ये, उससे ज़्यादा ये है इसका बॉन्ड एनर्जी, किसका, AB का बॉन्ड एनर्जी। ये बात आपको समझनी होगी। तो इससे हम लोग एक दूसरे ढंग से इसको लिख सकते हैं। ये था जो आंसर आएगा, ये आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं किलो कैलोरीज पर मोल में। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसको करने के लिए हम लोग लिखेंगे XA माइनस XB और 0.208 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी चीज को, रूट ओवर B को E कर देते हैं, ठीक है, AB, तो थोड़ा इजी लगेगा समझने में, माइनस ब्रैकेट दे देते हैं, पावर साइन दे सकते हैं ऐसे, E A डैश A डॉट E B डैश B होल स्क्वायर। ये जो आंसर आएगा ये आपका आएगा किलो कैलोरीज
किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, ये तरीका है, हम लोग हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स जो बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब जो चीज सीखे उसके ऊपर चलिए एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या है, द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ पॉलिंग स्केल से हमने देखा ना कैसे निकाला है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन यही समझाएगा हमको। द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ AABB and AB bonds are 81, 100, 115 किलो कैलोरीज पर मोल में दिया हुआ है respectively. If the electronegativity of B is 2 and B is more electronegative than A, then from Pauling scale the electronegativity of A कितना होता है, A यहाँ पे लेकिन less electronegative होने के चलते हम पहले लिखेंगे XA माइनस XB और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 0.208 लिखना पड़ेगा क्योंकि किलो कैलोरीज में है। उसके बाद रूट देंगे, एनर्जी ऑफ ए बी लिखेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और रूट ओवर देंगे एनर्जी ऑफ ए लिखेंगे इनटू, ठीक है, इनटू एनर्जी ऑफ बी लिखेंगे। अब हम करेंगे इसको, आंसर किस में आएगा, ये किलो कैलोरीज पर मोल का ही है, तो इसी से हम यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो जो वैल्यूज दिए हैं उनको हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स ए नहीं दिया हुआ है मुझे, लेकिन बी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देते हैं। 0. इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, 0.2 केवल कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेशन करके क्यों चले, इसको कर देते हैं ऐसे। ई ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी जो है आपका 115 है, माइनस रूट ओवर ये कितना ए 81 है और उसके बाद ये है इंटू 100 ऑन बी। अब ये वैल्यूज हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे एक्स ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0.2 और यहाँ पे लिखते हैं रूट ओवर 115 माइनस, देखिए ये 81 जो है 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से आप 9 और 10 बाहर निकालोगे तो एक्स ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0.2 रूट 115 माइनस यहाँ से क्या निकलेगा आपका 9 इंटू 10 90, ठीक है, ये आया आपका, ये अब तक सिंप्लीफिकेशन में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक्स ए माइनस 2 इज इक्वल टू रूट ओवर, ये देखिए हो जाएगा 0.2 रूट ओवर 25, रूट ओवर 25 कितना होगा, एक्स ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0.2 रूट 1 स्क्वायर, तो यानी कि 5 आ गया, ये ऐसे 10 होता है लेकिन ये होगा 1, तो हम कह सकते हैं कि एक्स ए माइनस 2 इज इक्वल टू 1, therefore एक्स बी इज इक्वल टू, sorry, XA is equal to 1 plus 2 and hence electronegativity of your A is 3 जो हमको खोजना था। अब पॉलिंग स्केल कैसे मेजर करते हैं उसको आपने देख लिया, उसका मेथड। अब हम देखते हैं मुलिकन का मेथड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट मुलिकन एक्सप्रेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द अरिथमेटिक मीन, वो क्या था, ज्योमेट्रिक मीन था। अब हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक मीन से वो कैसे निकालते हैं, कौन, मुलिकन। उन्होंने कहा कि हम अरिथमेटिक मीन किसका लेंगे, तो हम लेंगे जिस एलिमेंट का हमको खोजना है इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिफरेंस नहीं खोजना डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम तो डिफरेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ही एलिमेंट का खोजे, वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली खोज सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो उनका इनमें इंतर क्या है बता रहे, ये सोचे थे कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि पॉलिंग कह रही इट इज नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर ये बात समझिएगा कि ये कह रहे हैं डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लें और जोड़ लें। जोड़ने के बाद में हम तो क्वांटिटिव मेजर्स है, तो क्वांटिटिव मेजर्स को जोड़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है उसको साइन को अपोजिट कर दोगे, उसमें नेगेटिव में लिखा रहता, माइनस में लिखा था, प्लस में कर दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन जाती है। जो आप लिखोगे वैल्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में,
वही वैल्यू आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अंतर क्या होगा, जो साइन आप दोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वो साइन उलट दीजिएगा, उसका उल्टा साइन दे दीजिएगा आप इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो ये करने के बाद में उसका अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज आप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। ये x जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर द एलिमेंट, m जो है बता रहा है बाय द मोलिकन मेथड। अब देखिए जिस एलिमेंट का अब देखोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी मीन जो है बहुत हाई है, तो समझिएगा कि वो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको शेड इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि देखिए हाइड्रोजन कह रहा हूँ, सोडियम जो है सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अगर आप देखोगे तो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ माइनस में जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होती है, तो प्लस में भी कम होगी, तो उसकी दोनों की एवरेज जो होगी, मैंने प्लस में कहने मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में कह रहा हूँ, तो वो दोनों बातें उसकी कम हो गई, तो वो की जो वैल्यू आएगी इसकी मीन जो आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो कम आएगी। कम किसकी तुलना में, अगर आप क्लोरीन देखते हैं तो क्लोरीन में आप देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और नेगेटिव में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव में आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो दोनों ज़्यादा हो गए। तो ऐड करके मीन निकालोगे तो वहाँ पे आप देखोगे आंसर में वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो जिसका ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, सोडियम कम अट्रैक्ट करेगा, ये बात आपको जानना है। और एक जब हम मेथड में चले आते हैं तो दूसरे मेथड में जाने के लिए कोई एक रिलेशन तैयार करते हैं, तो जैसे हम मोलिकन मेथड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खोज सकते हैं, उसको हम चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग पॉलिन स्केल में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, पॉलिन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, मोलिकन स्केल से जो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी वो उसको आप 2.8 से डिवाइड कर दीजिएगा। पहले तो आपको मोलिकन जो स्केल से जो आपको मिलने वाली है या इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कैसे मिलेगी, तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी लेना होगा, वो भी कौन सा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोफिलिटी लेना होगा और उसको उसका अरिथमेटिक मीन लेना होगा। ये जो आंसर आएगा ये आपको देगा क्या, मोलिकन मेथड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, और उसको आप चेंज करना चाहते हो पॉलिन स्केल में तो आपको 2.8 से डिवाइड करना होगा। यानी कि रिलेशन हम कह सकते हैं बन गया, मोलिकन मेथड से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज इक्वल टू पॉलिन मेथड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनटू क्रॉस कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, 2.8, ठीक है। तो ऐसे करने से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे दोनों स्केल में। चलिए इसी पर बेस किया हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इन पॉलिन स्केल, ठीक है। गिवन कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4 इलेक्ट्रॉन पर एटम है एंड आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है 13 इलेक्ट्रॉन पर एटम है। अब देखिए तो डायरेक्टली कोई ऐसा पॉलिन के तो स्केल से तो निकालने का तरीका नहीं है, लेकिन मोलिकन का स्केल से हम निकाल सकते हैं ये मेथड लगाकर कि ZXM इज इक्वल टू आई अगर नहीं दिया हुआ कौन सा है तो आप हमेशा समझिए फर्स्ट आई है, क्या है, फर्स्ट आई है मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, प्लस ए मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। यहाँ पे क्या क्या बातें दी गई है, तो क्लोरीन का आपका आई दिया हुआ है एंड ए दिया हुआ है, तो आप जस्ट पुट कर दीजिए। तो इसमें हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय या मोलिकन्स मेथड क्या मिलेगा, तो आई 13 है एंड 4 है आपका ई ए अपॉन 2 17 आपका बनता है अपॉन 2 8.5, ठीक है, 8.5 आता है। लेकिन ये तो आपका XM है, आपको खोजना क्या है, आपको खोजना है इन पॉलिन स्केल, इसको XP करना होगा। XP करने के लिए XM और 2.8 से डिवाइड करना होगा, यानी कि आपको 8.5 अपॉन 2.8 करना होगा, डेसिमल हटा देते हो तो 85 को आपको डिवाइड करना है, 85 को आपको डिवाइड करना है बाय 2.8 यानी 28। तो यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स आप करोगे तो ये बन जाता है 2 और 84, तो 3 टाइम्स 84 1 आया आपका, ठीक है।
डेसिमल आप दोगे तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। तो इसको 3 ही पकड़ के चलिए, ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है इन फॉलिंग स्केल। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। रिलेशन बताने के लिए बोल रहा है कि इसमें आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग ऐसे लिख रहे थे ना, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान रहे थे एलिमेंट का, और फिर हम लोग लिख रहे थे आयनेशन एंथैल्पी, फर्स्ट वाला ही लेते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। और प्लस हम लोग कर रहे थे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। अब इसका थोड़ा सा शकल सूरत चेंज करना है हमको। क्या लिखना होगा यहाँ पे, इसके मतलब ई एन लिख देते हैं। तो ई एन लिखते हैं और 2 को इस तरफ लाते हैं, तो ऐसे हो गया इज इक्वल टू आई ई प्लस ई ए। अब करना क्या, इक्वेट करना है, और इसमें देखिए एक तरफ सबको लाते हैं तो उधर से सबको इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 EN माइनस आई ई माइनस ई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है कॉम्बिनेशन की देखे तो 2EN माइनस आई ई माइनस ई ए इज इक्वल टू 0। तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऑलरेड राउचाउ मेथड। ऑलरेड राउचाउ मेथड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। इसमें क्या कहा जा रहा है कि वो कैसे, उन्होंने कैसे निकाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन्होंने तो कोई मेथड निकाला होगा। उन्होंने कहा कि अजम्पशन किया उन्होंने कि दैट फोर्स दैट विल ड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एटम इज प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज of the atom and is related to the distance of the electron from the nucleus। तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि कोई चीज टान रहे हो आप, तो एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, एफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू के इंटू जो दो चार्जेस है, एक चार्ज दूसरे को टान रहा है तो क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। अब ये k जो होता है, k का वैल्यू एक्चुअली होता है, ये k निकालते हैं कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे क्लास 12 में फिजिक्स में। अभी मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं कर रहा, मैं इसको जस्ट फ्लेवर आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक जो है टानता है दूसरे को, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिया गया। तो यहाँ पे टानने वाला जो चार्ज है वो क्या है, जेफ है। जो आपका चार्ज है जेफ है, माने न्यूक्लियर जो चार्ज है वो है। तो हम उसको कर सकते हैं ऐसे कि उसी के बदौलत इस पर हम चले आते हैं कि अगर हम कहें कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खोजनी है ऑलरेड राउचाउ के हिसाब से, तो हम क्या देखते हैं कि वो बन जाता है क्या कि 0.359। एक्चुअली कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट्स को हटाकर वो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को लिखकर ये एक वैल्यू आ गया है, इसको लर्न कर लेना है केवल। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, 0.35 भी लिख सकते हो चलेगा, 36 भी लिख सकते हो चलेगा। तो शॉर्टकट मारने के लिए 36 कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। 35 ज़्यादा क्लियर होगा कैलकुलेशन में, 35 यूज़ कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये एक चार्ज जो है यहाँ पे जेफ का चार्ज है ना, ये क्यू, एक क्यू जो है वो जेफ है और दूसरा तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये के हो गया आपका कांस्टेंट यहाँ पे, और ये कैलकुलेट करके आप क्यू का जानते हो एक इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होगा, उस हिसाब से वो बनता है 0.359। और उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा जेफ जो है, जेफ ऑन, और डिस्टेंस स्क्वायर करना है ना आपको, तो आर स्क्वायर करोगे, इससे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय ऑलरेड राउचाउ आपका मेथड। ठीक है, लेकिन इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें हम नहीं, हम एपी में चाहिए मुझे, सर एपी में कह रहा हूँ, मुझे चाहिए पॉलिन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉलिन मेथड करने के लिए जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, जो वैल्यू इसका होगा वो क्या होगा, ये होगा ना, उसमें आप ऐड कर दोगे 0.74। 0.74 भी कर सकते हो, 0.744 भी कर सकते हो। जितना कम करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। ये तो थियोरी है, आपको समझना है। और ये तीनों मेथड से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, हमने देखा। अब चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है जेफ। जेफ मतलब
न्यूक्लियर चार्ज जो है, पुलिंग चार्ज जो है, अट्रैक्टिव चार्ज जो है, वो जेफ जितना ज़्यादा होगा, जितना जेफ ज़्यादा होगा उतना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, उतनी पुलिंग क्षमता ज़्यादा होगी उस एटम की। जितनी उसकी जेफ ज़्यादा होगी उतनी पुलिंग क्षमता उसकी बढ़ेगी। तो जितनी जेफ जेफ मतलब न्यूक्लियर चार्ज, जितनी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगी उतना वो ज़्यादा पावरफुली पुल करेगा। तो जैसे जैसे जेफ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। साइज के हिसाब से देखिए, एक एटम यहाँ पे है और वो पुल करना चाह रहा है, यहाँ पे समझिए उसका ये साइज है एटम का, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास में बैठा हुआ है किसी कारण से, मान लीजिए किसी और भी एटम का इलेक्ट्रॉन है, मैं वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो देखिए हमने देखा कि रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर देखे ना, अपॉन आर स्क्वायर देखे, अगर राउचाव का मेथड देखा जाए। ऐसे भी आप समझ लीजिए नज़दीक है तो इसको टालने की क्षमता इसको ज़्यादा होगी। अब एक एटम ये है और इसका न्यूक्लियस ये है, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से डिस्टेंस इसको टालने में इसको असुविधा होगी ना, बहुत दूर से टालना पड़ रहा है, तो ये कमजोर होगा, जो खिंचाव होगा, जो अट्रैक्शन होगा यहाँ पे वीक होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएगा, ये कम दिखाएगा। साइज के चलते इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कम होती है। रेड कलर ग्रीन मैंने दिया था, दोनों इक्वल पड़े थे, इसमें रेड मैंने पिंक कलर दे दिया, ठीक है। अब देखिए एक नया चीज देखने को मिला, एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। पहले तो आपको एस कैरेक्टर समझना होगा बॉन्डिंग में। देखिए हम जानते हैं, जैसे कार्बन का ही ले लीजिए, कार्बन में कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं मैक्सिमम, तो वो शेयर करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और के 4 इलेक्ट्रॉन से, तो उसके 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं अलग अलग। तो अलग अलग अगर बॉन्ड्स बनते हैं तो उसको हम ऐसे बनाते हैं, इससे बना कोई बात नहीं। ये इसमें से एक जो बॉन्ड होगा उसको हम एस मानेंगे, क्या मानेंगे, एस मानेंगे, और बाकी 3 को पी मानेंगे, ठीक है। ठीक, मैं सिंपल, क्योंकि ये बॉन्डिंग जो केमिकल बॉन्डिंग है ये नेक्स्ट चैप्टर आपका है, तो आप अच्छी तरह से उसमें समझाया जाएगा, आप और समझोगे अच्छी तरह से। मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश। अब मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है, आप देखोगे कि डबल बॉन्ड कार्बन का है किसी के साथ में, और ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो ये जो है आपका एस बन जाता है बॉन्ड, और ये दो आपके पी बॉन्ड्स हो गए, पी बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। अब एक और कंडीशन हो सकता है कि 3 जो है आपके एक तरफ हो गया और एक अकेले, ठीक है, ये पी बॉन्ड एक हो गया, ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है तो ये एस बन जाता है, ये एस कैरेक्टर बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए एस एंड पी में कैरेक्टर्स में इसका कितना ये भागीदारी है, तो 4 बॉन्ड, 4 है ना, एक्चुअली 4 है टोटल, तो टोटल 4 है, और परसेंटेज में बताता हूँ मैं, ठीक है। एस कैरेक्टर, एस पी एच लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, सबके लिए लिखूंगा, और यहाँ पे देखिए कितना है, 4 है टोटल, उसमें से एक है आपका ये। इन दिस केस क्या है, ये टोटल यहाँ पे कितने हैं कैरेक्टर्स, तो 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, 2p और 1, उसमें से एक ये बनता है एस का, 100 इसका परसेंटेज बनेगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल 2 है, 1 2, और उसमें से एक इसकी बनेगी, आ रही समझ में। अब देखिए एस कैरेक्टर जो होगा इन दिस केस जो होगा ये 25% होगा, यहाँ पे आपका 33.3% होगा, और यहाँ पर आपका 50% होगा। तो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा एस का है, तो एसपी में, ये इसको कहते हैं एसपी, इसको कहते हैं sp3 बॉन्डिंग, इसको कहते हैं sp2 बॉन्डिंग, और इसको कहते हैं हम लोग sp बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर एस कैरेक्टर किस में पाया आपने sp बॉन्डिंग पाया। सबसे कम किस में पाया, sp3 में है। इंटरमीडिएट जो है आपका sp2 है। अब आपको जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमको देखना है, क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है,
यानी उसकी तुलना में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स है। समझ में आ गई? तो यहाँ पे एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के सहारे हम एस कैरेक्टर को समझेंगे अच्छी तरह से, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अवदान है या उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है वो समझेंगे। कह रहे कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन एटम्स ए बी सी डी। आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन। इस कंपाउंड में बहुत सारे कार्बन, कितने 5 कार्बन थे। कह रहे हैं कि का नाम दीजिए ए बी सी डी ई, और बोल रहा है कि रेस्पेक्टिवली कंपाउंड में जितने कार्बन है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप तय कीजिए, बताइए कैलकुलेट करके। तो मैं फिर इस जो ये है आपका कंपाउंड, उसको फिर से मैं लिख रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सी हुआ, एच मैं ऐसे लिख देता हूँ, एच थोड़ा तिरछा करके लिख रहा हूँ आपको सुविधा के लिए। मैं इधर नीचे भी लिख, नीचे मैं नहीं लिखना चाह रहा हूँ कोई चीज़, ठीक है? थोड़ा मुझे कैलकुलेशंस करना है। डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है। और मैं अब ये लिख सकते थे, इधर थोड़ा कंजस्टेड हो जाता, मैं उसलिए नहीं लिखा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है CH2, CH2, 2H हो गया, CH2। उसके बाद आपका नेक्स्ट है C अकेले, ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है। सब H में ऊपर की तरफ रखा हूँ जानबूझकर कि मुझे इंटरफियर न करें। अब देखिए पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं ऐसे देखूंगा कि यहाँ पर आपका प्लस है, ठीक है। तो वहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक माइनस होगा माइनस है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस है तो यहाँ पे एक और माइनस होगा। मैं एक ही जगह लिख देता हूँ, यहाँ पे सी के 2 माइनस साइंस आए। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर एक प्लस है तो यहाँ पे एक माइनस होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए कितने प्लस है, 1 2 प्लस है, तो यहाँ पे सी के लिए कितने माइनस आएंगे, 2 माइनस आएंगे। यहाँ पे कोई एच नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पे एक सी के लिए माइनस बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एसपी कैरेक्टर को देखते हैं कैसे। मैंने कहा कि अगर आप बॉन्ड्स देखते हो तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, आप कहोगे यहाँ पे 4 बॉन्ड्स है, नहीं मैं कहूँगा यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है। 3 बॉन्ड्स कौन से? ये जो डबल बॉन्ड जो है इसको हम एक बॉन्ड पकड़ेंगे और इसको क्या कहेंगे, एसपी बॉन्ड, क्या कहेंगे, एस बॉन्ड कहेंगे। इसको हम इससे लिख देते हैं एस बॉन्ड, ठीक है ना, एस बॉन्ड। और बाकी ये जो है क्या है, पी बॉन्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन के लिए एस बॉन्ड तो है और यहाँ पे पी बॉन्ड है, यहाँ पे एक पी बॉन्ड बनता है। इस कार्बन के लिए देखिए यहाँ पे एक पी बॉन्ड है, यहाँ पे पी बॉन्ड है, ये पी बॉन्ड है और एक यहाँ पे पी बॉन्ड है। इस कार्बन के लिए देखिए यहाँ पे पी बॉन्ड है और ये पूरा का पूरा जो है उसका एस बॉन्ड है। क्या ये पूरा ग्रुप जो है ये एस बॉन्ड है। ये भी मैं इसको भी, ठीक है, ये बात समझ। अब देखिए तो ये कौन सा ये बनता है, ये क्या कैरेक्टर दिखाएगा, sp2, ठीक है। ये क्या होगा, sp बॉन्डिंग इसकी 2 होगी। इसकी क्या होगी, इसकी देखिए यहाँ पे, सॉरी एक तो एस देना पड़ेगा, एक एस होगा ये, सॉरी एक एस आपको लेना पड़ेगा। इसको एस नहीं ले सकते, इसको एस ले लेते हैं, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते इसको, क्योंकि इधर एस इसका है, नहीं ले सकते हैं, तो एक एस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया एक एस, क्योंकि एक बॉन्ड आपका, एक डबल बॉन्ड में ले लीजिए, सिंगल बॉन्ड में लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, एक एस आपको बने, बाकी सब पी होंगे आपके। तो यहाँ पे ये एस है और बाकी पी है, तो ये हो गया sp3 आपका। और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे एक है एस है और पी यहाँ पे एक है, देखिए आप देखिए sp बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये भी sp बॉन्ड है। अब इनके दो के बीच में देखा जाए, ये भी sp3 है, sp2 है, ये भी sp2, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको हम कुछ नहीं कर रहे, न्यूट्रलाइज्ड है। यहाँ पे देखो sp2 है, यहाँ पे sp3 है, यानी कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दीजिए, नेगेटिव साइन माइनस में देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दीजिए, ठीक। अब इनके बीच में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये sp है और ये sp3 है, इनके बीच में ये एक पॉजिटिव देता है और ये एक उसके चलते नेगेटिव पाता है, ठीक है।
और इन दोनों के बीच में sp में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई हम साइन नहीं देख रहे हैं। अब देखिए नेट जो पिंक कलर्स की जो है उसके साइन को हम देखते हैं, तो यहाँ पे -2 आता है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर भी -2 आ रहा है आपका। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, एक -1 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया। तो ये कार्बन, कौन सा है कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। देखिए मैंने इसकी कैरेक्टर से उसको साबित किया कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग पीरियोडिसिटी इन वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रुप का। और सेकंड देखें एनोमलस कैरेक्टर देखेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी। तो पहले देखते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है। द वैलेंस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो वैलेंस जो होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं उसको, इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एंड कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हम 1 to 8 देखते हैं ना, तो 1 to 8 के बीच में हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे वैलेंस या वैलेंसी को बताते हैं, और उससे हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मिलती है उस एलिमेंट की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में फिर से चले आते थोड़ा सा, कि OF2 दिया हुआ है, Na2O दिया हुआ है, तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड में जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है Na, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम देखते हैं इसको तीनों को ऐसे बनाकर कि Na2O लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका O इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और यहाँ पर है क्या OF2, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा है, तो F है, और इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव इक्वल है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि Na इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस देन O है, इज लेस देन F है। वही बात यहाँ पे लिखी गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग ऐसे तय कर सकते हैं अगर दो अलग अलग कंपाउंड हैं उनको रिलेट करके। तो अब एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हम देखते हैं। इसके बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि ये क्यों है एनोमलस, ये जो प्रॉपर्टी है क्यों है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम को तो हम पढ़ते नहीं क्योंकि हम यहाँ पे नोबेल गैसेस का सेक्शन ही नहीं रखते, इसमें आर्गूमेंट में आता नहीं है। बच्चा आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अकेला एक आदमी है, उसके बारे में कितना पढ़ोगे उसके लिए एक अलग चैप्टर है। बाकी बच्चे अब सेकेंड पीरियड के, तो सेकेंड पीरियड में क्या देखते हैं कि एक न्यूक्लियस है, उसके सामने एक छोटा सा एक फर्स्ट शेल होता है, क्योंकि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल ही केवल आपको मिलता है एक सब शेल, और उसके बाद आ जाता है उसका सेकेंड शेल। अब ये सेकेंड शेल में आपके कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो वो है आपका s का एक ऑर्बिटल आपको मिलेगा, और p की आपके 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे इसके, तो टोटल ऑर्बिटल्स इसमें 4 मिलेंगे। और जब अब डाउन द ग्रुप जाओगे तो 4 से ज़्यादा वो मैंने क्या मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता है किसी और के साथ में, उसका अपना इलेक्ट्रॉन हो तो ठीक है ना, तो उसको 4 ही घर दे सकता है ना वो अपने किसी को। अब देखिए उसी तुलना में अगर देखा जाए थर्ड पीरियड में जब जाते हैं हम लोग, तो एक तो शेल यहाँ पे, दूसरा शेल, और तीसरा शेल भी आता है, और उसके पास ऑर्बिटल्स कितने हो जाते हैं, तो एक तो एस का होता है, 3 आपका पी का होता है, एंड 5 आपका डी का बन जाता है, 3D का, हाँ 3D। तो ये हो गया आपका जी 2s था, ये क्या था, ये 2s था और 2p था। ये हो गया 3s, 3p एंड 3d हो गया। तो इसके पास स्पेस ज़्यादा है, ऑर्बिटल ज़्यादा है, वो ज़्यादा शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा यानी कॉम्फर्टेबल है विथ होस्टिंग अदर पर्सन, मैंने मेहमान नवाजी करने में ये बहुत आगे रहता है। ये थोड़ा दिक्कत इसमें तंगी है थोड़ी सी। तो ये तंगी के चलते क्या होता है, ये पहले नंबर 2 बात इसमें है, एक तो ये न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे बहुत नज़दीक है,
और इसके इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर है, तो न्यूक्लियस टानता भी कम इनको है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जब नहीं छोड़ना चाहता तो जल्दी से दे नहीं पाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है तो जल्दी से दे सकता है। तो देने वाले लोग क्या होता है, आयनिक हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो लोग शेयर करते हैं, वो कोवैलेंट बन जाते हैं। सेकेंड बात है कि वो लोग शेयरिंग में भी आते हैं किसी से, तो यहाँ पे देखिए शेयरिंग के लिए इनके पास 4 से ज़्यादा ऑर्बिटल नहीं है, इनके पास 9 है, तो 9 जगह पर शेयर कर सकते हैं। ये सब तंगी इनके पास है, इसके चलते ये सारे के सारे एनिमल्स आपका कैरेक्टर दिखाते हैं अपने ग्रुप में। तो देखें अब क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, जैसे ग्रुप 1 हुआ जैसे लिथियम है, और ग्रुप 2 का हुआ आपका बेरिलियम, एंड ग्रुप्स 13 to 17, हम बोले ना कि अब 18 नहीं देखेंगे हम लोग, जो बोरॉन से आपका फ्लोरीन यानी कि हेलोजन फैमिली तक जाता है। ग्रुप 1 आप जानते हैं अल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप 2 आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं। ये डिफर इन मेनी रेस्पेक्ट्स विद द अदर मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप, अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से लोग डिफर करते हैं। जैसे कि लिथियम में देखा जाता है कि अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स, और बेरिलियम को भी देखा जाता है अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दोनों ही क्या करते हैं, ये लोग कोवैलेंट क्या दिखाते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं। बाकी इनके जो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग आयनिक कंपाउंड होते हैं प्रिडोमिनेंटली, लिथियम और बेरिलियम लेकिन किसके सिमिलर हो जाते हैं, तो उसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊंगा। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप का मैं बना रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, और इधर एक और ग्रुप में बना देता हूँ, बोरॉन, एल्युमिनियम। तो ये जो लिथियम है ये अपने फैमिली लोगों से नहीं उसका मेल मिलाप होती है, उसकी बनती है इससे कैरेक्टर, तो Mg से उसका कैरेक्टर ज़्यादा मिलता जुलता है। बी का जो अपने फैमिली से नहीं मिलता है उसका डायगनली दूसरे वाले ग्रुप के यानी कि उसके बाद वाले ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ में उसकी कैरेक्टर मिलती है बी की Al से। तो इसको हम लोग कहते हैं डायगनल रिलेशनशिप्स बनता है। क्या बनता है? डायगनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। और ये एनिमल्स बिहेवियर है कहाँ, क्यों? तो मैं दो बातें बताया आपको, एक तो बताया कि साइज छोटा है, ठीक है, और छोटा साइज होने के चलते क्या इनका चार्ज टू द रेडियस रेशियो जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी। इसके चलते ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बहुत ही क्लोज इलेक्ट्रॉन्स नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये लोग बाहर इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा नहीं तो ये लोग कैसे डोनेट करेंगे, डोनेट नहीं करेंगे तो कैसे ये लोग बनेंगे आयनिक कैरेक्टर। उसके साथ साथ आप देखोगे कि इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव ओनली 4 वैलेंस, यहाँ पे 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स, ये 2s का 1 और 2p का 3 आपके मिल जाते हैं अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। वेर एज आप सेकेंड मेंबर्स को लोगे, इधर नीचे जाओगे तो कम से कम थर्ड वाला में भी आओगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 3s, 3p एंड 3d। आप देखो उसके चलते आपके कितने हो जाए, इसमें आपके 9 बन जाते हैं ऑर्बिटल्स, 9 बैलेंस ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, जबकि उसमें आपके कितने थे सेकेंड वाले के लिए केवल 4 बैलेंस ऑर्बिटल्स मिल रहे थे। और इसके चलते क्या, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होता है फर्स्ट मेंबर का मैक्सिमम आपका 4 ही बन सकता है, 4 ही होने सकता है ना, और जबकि ये लोग और बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिएगा कि बोरॉन जो है फर्स्ट आता है ना सेकेंड पीरियड में, तो उसका Bf4 होता है, ठीक है, माइनस वो तो दूसरी बात है, Bf4 बन सकता है ऐसा कोवैलेंट बॉन्डिंग से कोई कंपाउंड, जबकि एल्युमिनियम 6 तक जा सकता है, AlF6 कर सकता है इसका कोवैलेंट बॉन्डिंग। उसके साथ साथ हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि पी ब्लॉक वाले जो पी ब्लॉक कौन से, तो आप देखिए ये दो जो है एस ब्लॉक के थे, कौन, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। अब 13, 14, 15, 16, 17, 13 से जो बोरॉन से आप फ्लोरीन तक जाते हैं, ये पी ब्लॉक या पी ग्रुप के कहलाते हैं एलिमेंट्स। इनमें एक एबिलिटी देखने को मिलती है, अपने में ही पी पाई बॉन्डिंग करते हैं, पी पाई बॉन्डिंग करते हैं, और डबल बॉन्डिंग उसके चलते होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग। आप देख पा रहे अपने में तो करते ही हैं, अपने पीरियड की दूसरे लोगों से भी करते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और बाकी उनके नीचे भी ग्रुप में जो मेंबर्स हैं इस तरह के डबल बॉन्डिंग बहुत कम करते हैं।
मैंने जैसे कहा कि वैलेंस जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट बन जाता है। वैलेंस यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से उसकी वैलेंसी बनती है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, और उसी एक कैरेक्टर उससे तैयार होती है। देखते हैं यहाँ पे उसके बाद को समझते हैं कि देखिए यहाँ पे 1 2 13 14 15 16 17 आपके ग्रुप्स के एलिमेंट दिए हुए। इसको आप 3A भी कह सकते हो, 3A 4A ऐसे कह सकते हो, 3A 4A। समझने के लिए ज़्यादा इजियर हो जाता है ये करने से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 18 से माइनस करोगे, 8 से माइनस करोगे, वही अंतर हो जाता है और कुछ नहीं, 7 है। देखिए इससे ये पता चल जाता है कि आप, ये लिखने से ये फायदा चलता है कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पता चल जाता है। अब देखिए क्या है कि 1 नंबर ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे 1। इसलिए 2 ग्रुप वाले के जो है 2 जो लिखा हुआ वहाँ पे उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, ऑर्बिट या शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कहलाते हैं। उसी तरह से 3 ये जो लिखा हूँ जो 13 है उसके 3 है, 14 जो है 4 जो लिखा हूँ उसके 4 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 15 में 5, 16 में 6 एंड 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए जब कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इजीली देना चाहते हैं, तो 1 वाले देना चाहते हैं, 2 वाले देना चाहते हैं, 3 वाले भी देना चाहते हैं। फोर्थ में क्या होता है, बराबरी की खेल हो जाती है, तो शेयरिंग की बात चली आती है। चलिए भाई फोर्थ तो रखते हैं लेकिन हम शेयरिंग करते हैं, मतलब दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, दोनों बराबरी ही बात है ना, कि 4-2 या 4-2 दोनों एनर्जी जैसे सोच लो। अब बचा 15 16 17 या 5 6 7। अब 5 देना इलेक्ट्रॉन इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना काम कर लेना इजी है। 3 इलेक्ट्रॉन लेकर काम अच्छा करना इजी है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आप करिए 8 था ना, तो 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन से, 8 - 3 5, 8 - 6 2 एंड 8 - 7 1। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स लेकर वो खुश हो जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 1 कहते हैं। और एक बात यहाँ पे देखने की बात है, स्ट्राइकिंग फीचर, जो कि आप अगर हाइड्राइड बनाते हो उनसे इनके कंपाउंड बनते हैं, तो हाइड्रोजन का जो ये होता है 1 होता है वैलेंसी, लेकिन हाइड्रोजन का पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। वो कैसे होता है, अगर आप इधर देखोगे, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, तो हाइड्रोजन बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, ये माइनस एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, और लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना होगा कि हाइड्रोजन दोनों तरह से आता है, लेकिन हम जनरली उसको पकड़ लेते हैं, नॉन मेटल का ही देखते हैं ना, तो हम पकड़ लेते हैं कि वो पॉजिटिव में होता है। यहाँ पे लिथियम के साथ देखिए 1 हाइड्रोजन है, कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन है, और एल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एक वैलेंस है तो एक वैलेंस पॉजिटिव, एक माइनस से उसको बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन उसने ये किया, यहाँ +2 था तो -2 उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और यहाँ पर देखिए एल के पास में 3 इलेक्ट्रॉन से उसने शेयर किया 3 हाइड्रोजन के साथ में। और अगर इसको देखा जाए बोरॉन को, तो लग रहा है तो ये तो 6 हाइड्रोजन लिया, लेकिन इसको आप काट कर देखोगे तो ये 1 और 3 उतना ही आता है। और कार्बन सिलिकॉन ये वाला जो अर्मेनियम वाला जो लाइन भी देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन उसके बाद 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करके वो क्या करता है, कंप्लीट करता है अपना ऑक्टेट। उसके बाद चले आते हैं यहाँ पे देखिए, अब देखिए वो 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास, लेकिन वो 3 मैंने 8 - 3 ऑक्सीडेशन से 3 हो गया, तो 3 हाइड्रोजन के साथ में करता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऐसे आर्सेनिक। उसी तरह से ऑक्सीजन के ग्रुप में देखोगे वो 2 हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पे हाइड्रोजन लेकिन पॉजिटिव हो चुका है। और सो ये देखिएगा सल्फर सब 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गया। अब चले जाते हैं ऑक्साइड्स बनाने की प्रक्रिया में, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि लिथियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। यहाँ पे लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन के साथ जो था यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, यहाँ पे केवल एक जगह आप देखोगे जहाँ पर कि ऑक्सीजन इज नॉट, और यहाँ पर भी आप ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों बता देंगे आपको। है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ेंगे हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ योर क्लोरीन इज 3। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का ही है। जब फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन बनाएगा कोई कंपाउंड, तब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे लिथियम 2 लिथियम 1 ऑक्सीजन के 2 बैलेंस करना हो ना, 1 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दोनों 2 है, तो ऐसे मैं लिखते चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो ये क्रॉस हुआ तो ये 1 यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है।
तो ये 1 लिखते नहीं हम लोग, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल आउट कर 1 1, नीचे 1 1 आया, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्रॉस होके ये 2 3 B2 वो 3 हो गया। यहाँ पे आपका कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 2, कैंसिल आउट होके 2 1 हो गया, 2 क्रॉस हुआ तो CO2 बन गया। उसी तरह से आप नाइट्रोजन, उसे सल्फर का SO2 लेके कर सकते हो आप। और यहाँ पे क्लोरीन का आप देख रहे हो Cl2O7। आप एक चीज़ और बता दूं कि जैसे जैसे आप इधर जाते हो मेटल से नॉन मेटल की तरफ, ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या होने लगते हैं, बेसिक से पहले बेसिक रहते हैं, एसिडिक होने लगते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग अभी तक जो पढ़े वो ट्रेंड से ही है कि आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी जो इंक्रीज करता है अक्रॉस द टेबल, पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है पॉजिटिव में, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो भी इंक्रीज करता है नेगेटिव वैल्यू। एटॉमिक रेडियस इधर बड़ा होता है, उधर जाते हैं छोटा होता जाता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक पीरियड में बढ़ते हैं उसके चलते वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं और इस तरह से वो श्रिंक होने लगता है। मेटालिक कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, इस डायगनली ऐसे ऊपर कम होता है, यानी कि नॉन मेटालिक हो जाता है, और ऐसे मेटालिक हो जाता है। अगर हम लोग ग्रुप में देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है, रेडियस आपका नीचे की तरफ बढ़ता है, इसका एटॉमिक रेडियस, और इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर की तरफ बढ़ती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ऊपर की तरफ बढ़ती है। मेटल्स जो है हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं ये, और सेमी मेटल्स येलो कलर के जिगजैग देख रहे हैं, और ग्रीनिश कलर का जो आप देख रहे हैं ये आपके नॉन मेटल्स हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं क्या क्या हम लोग समझ पाए। Using the periodic table, predict the formulas of the compounds which might be formed by the following pairs of element. पहला pair of element है A, सिलिकॉन एंड बोरॉन, ठीक है, सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब देखिए ये कौन से ग्रुप का है, ये कार्बन ग्रुप का है, तो इसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पकड़ोगे आप, 4 पकड़ोगे। ये कौन सा हैलोजन फैमिली यानी कि फ्लोरीन का है, तो इसका ऑक्सीडेशन आप कितना पकड़ोगे, तो 1 पकड़ोगे, 7 नहीं पकड़ोगे, 8 - 7 कर दोगे। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता चल गया। अब मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल जाए, तो मान लीजिए ये है आपका SI और ये आपका Br, ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए ऐसे, तो ये हो जाए SI1 और Br4। इसको ठीक से लिखने के लिए लिख देंगे SiBr4। ये कंपाउंड संभव है यहाँ पे बनना। तो इस तरह से बी देखें कॉम्बिनेशन, बी पेयर क्या है, तो ये एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन का ग्रुप है और बोरोन का ग्रुप है आपका कौन, एल्यूमिनियम। अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं तो इसका तो एल्यूमिनियम का 3 है और सल्फर का है 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या शेल में, तो उसको 8 से माइनस की तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये 2 इसका 3, तो इसका क्या क्रॉस करोगे आप ऐसे, तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो क्या बनेगा आपका Al2S3, ये कंपाउंड आपका बनेगा। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। पूछ रहा है कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड सेम। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ है AlCl, ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, और H2O5 ऐसे 2+ लिखा। इसको मैं और थोड़ा इजी करने के लिए ऐसे कर देता हूँ, AlClH2O5 Cl2 लिखा हुआ है, समझिए, ठीक है। मैं आपके लिए कर दिया ये। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो है, इसको यहाँ पे नहीं लिखना, सॉरी ये गलती हो गई, आपको Cl आपका यहाँ पे होगा, Cl2 यहाँ पर, ठीक है, ये अब ठीक हो गया। अब इसमें मैंने क्यों लिखा है मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर चार्जेस हम पहले Al का बाद में खोजते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर न्यूट्रल है,
तो इसके चार्ज यहाँ पे 0 है, ये -1 है इसका, यहाँ पे 2 है तो -2 है। तो अगर ये कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो आपका इसका चार्ज कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए, तो Al+3 होना चाहिए। ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका OH ऑफ एल्यूमिनियम कितना आपका मिला, +3। ठीक है, हो गया ये। अब चलते हैं हम लोग कोवैलेंसी खोजते हैं। कोवैलेंसी क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देख रहे हो कि ये जो इनर पेयर देख रहे हो, ये बता रहे ये सारे जो हैं यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं इसको लिगेंड्स कहते हैं। ये लोग शेयर कर रहे हो जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, ये तो थर्ड पीरियड है एल्यूमिनियम, उसके बाद बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं जो स्पेस रखे हैं, वहाँ पे ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं जाके और शेयर कर सकते हैं एल्यूमिनियम के साथ में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ में, वो मैं बताऊँगा। एल्यूमिनियम तो खुद है, और उसके बाद उसके साथ में शेयर कौन कर रहा है स्पेस, एक क्लोरीन कर रहा है, वाटर के कितने कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं ऐसे अपने 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 इलेक्ट्रॉन्स भेज कर। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तो स्क्वायर में आ गया आपका। ये जो क्लोरीन है तो ये तो बाहर में है, ये उनके फाउंडेशन कंपाउंड बन ही गया है, ये बाहर में है, तो ये शेयरिंग में नहीं है। तो शेयरिंग कितनी हो रही है, कितने ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, तो आप देख रहे हो 6 हो रहे हैं। तो यानी कि 6 उसका क्या हो गया, कोवैलेंसी हो गया। तो कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, कितना हो जाएगा, 6। तो दोनों क्या इक्वल है, नहीं, नॉट सेम, डिफरेंट। आंसर भी मैंने बता दिया। अब देखिए ये जो चीज़ है आपको अभी उतनी नहीं समझ में आएगी, ये एक्चुअली हमारा कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है क्लास 12 में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें ये बात अब लिगेंड्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ोगे। बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाइए तो बहुत डेप्थ में इसका नॉलेज लेना होता है, तो वो हम तो पढ़ाएंगे, आप रहिए साथ में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, आप देख रहे हो, आपको ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे प्रायोरिटी की, मैंने उसकी ऑर्डर मैंने कौन सा है इस कैरेक्टर फिट करता है। तो हम लोग चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दे आर कुछ इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस। तो ये लिथियम क्या लिखा हुआ है, लिथियम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रैंक्शियम, में क्या है, ये आपके एल्कली मेटल्स हैं। तो जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनका रेडियस इंक्रीज करता है, क्या होता है, आर इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज करता है, आर इंक्रीज कर रहा है, आर है ये आर इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीज करता है, मेटल से इनकी मेटालिक रेडियस इंक्रीज करती है। तो हम कह सकते हैं इसका रेडियस सबसे बड़ा है तो रुबिडियम का, उससे कम किसका है, मैंने पोटेशियम का सोडियम से बड़ा है, और सोडियम का लिथियम से बड़ा है। अगर उस तरह से देखा जाए तो ये सही है, लेकिन हमको खोजना नहीं है सही। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो दिया गया है वो खोजना है। तो ये आपको ठीक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इंक्रीजिंग आयनिक साइज। तो आयनिक साइज के इंक्रीज के बारे में थोड़ा बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए ये मान लीजिए ये पेरेंट आपका पेरेंट एटम है, ठीक है, तो न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब जब वो कटायन एक इलेक्ट्रॉन वो दे देता है तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो टानने लगते ज़्यादा, तो उसकी साइज में श्रिंकिंग आती है, क्या आती है, श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर और एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो और वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा, और वो पॉजिटिव साइज 3 हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो अब तो टानने की क्षमता तो बढ़ेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्शन तैयार हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोटॉन्स भी बढ़े, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। अगर और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो साइज और बड़ी हो जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं।
कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से, तो बात समझ में, एनी फॉर्म में होगा तो कैसे होता है, एल्युमिनियम A3 लिखा हुआ था, एल्युमिनियम यहाँ पे है A3 एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम 2+, A3 मैंने कहा A3+ है, और मैग्नीशियम है 2+, तो मैग्नीशियम 2+ यहाँ पे लिख देंगे। सोडियम आपका 1+ यहाँ पे लिख देंगे, और फ्लोरीन आपका F- यहाँ पे लिख देंगे। अब बताइए एक साइज कौन सा, कैसे लिखोगे आप, साइज तो ऐसे लिखोगे आप ना, नहीं यहाँ पे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए F इज ग्रेटर देन Na, Na इज ग्रेटर देन Mg, Mg इज ग्रेटर देन Al, और ये भी राइट हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं सी, देखते हैं सी में क्या कैरेक्टर पूछ रहा है। कह रहा है कि इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आप जानते हो, अक्रॉस द पीरियड जब जाते हो तो इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, ये जनरल ट्रेंड है, एक्सेप्शंस भी है। आप देखे हो कि जब यहाँ पे कहाँ से दिया हुआ, बोरॉन से दिया हुआ है, तो आप देखे होंगे कि बोरॉन कार्बन गया, ठीक है, उसके बाद वो नाइट्रोजन तक चला गया, ऐसे थोड़ा स्टिफ हो जाता है, ऐसे हो जाता है वो, तो ऐसे नहीं बनता है, ऐसे गया उसके बाद ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और स्टिफ होने के बाद में फिर नीचे उतरता है और फिर चलता है। तो ये मान लीजिए मैं बनाने के लिए बनाया था बोरॉन कार्बन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली नाइट्रोजन के पास में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की ये होती है, अरेंजमेंट होती है, वो पी जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कोई सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाए तो वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए हम देते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, यानी एंथैल्पी ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, वो तो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन कम हो जाती है। तो यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, तो ये हमारा जो सिस्टम बता रहा है वो बता रहा है कि बी से सी ज़्यादा, पी से ओ ज़्यादा, ओ से एन ज़्यादा है, देखिए ऐसे देखिए, ठीक है। तो ये अगर होता तो सही है, लेकिन ये है नहीं तो ये गलत है। इस तरह से हम लोग चॉइस में बता लिए कि कौन सा हमको चूज करना है। फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं, देखिए फोर्थ में क्या लिखा हुआ है। लिख रहा है कि IBrCl एंड, तो IBr माने मैं लिखता हूँ पहले, F है ऊपर में, Cl उसके बाद Br, उसके बाद आपका आता है I। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि ये ऐसे है कि ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ऐसे लिखा हो, ऐसा लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, ये जो है सेकेंड पीरियड का होने के चलते इसके पास में जो शेल है बहुत छोटा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, रिपल्शन होती है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है यहाँ पे चली जाती है। तो हम F को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, अब ये जो बनेगा वो ऐसे बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ, यानी कि ये भी गलत है, दो यहाँ पे आपके आंसर्स गलत है, ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, PYQ है, तो देखिए क्या है ये। तो द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2- फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एंड एक्सोथर्मिक, पहले तो एक एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप, उसके बाद एक एंडोथर्मिक स्टेप लगता है, मतलब फॉर्मेशन जो बनाने के लिए उसको लगेगी, तो वो हम देखते हैं एंथैल्पी जो लगती है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन गैसेस था, एटम में था, एक इलेक्ट्रॉन जब लेता तो खुशी खुशी लेता है और दान करता है, वो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, कह रहा है कि चलो भाई मैं अपने और भी स्टेबल पोजीशन में जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास में आप जानते हो कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन तो 2 6 हो जाएगा ना, तो वो हमेशा चाहता है कि और 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाए ताकि मैं 8 बन जाऊँ, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 बन जाए, तो इस खुशी खुशी उसको ले लेना चाहिए था, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन पहले मिला, ले लिया उसने खुशी खुशी। अब उसको कहा गया कि और एक इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, तो आप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लीजिए, तो उसको आप O1 को एक और इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन जब दिया जा रहा है तो देखिए वो नहीं लेना चाह रहा, वो मेहनत पड़ रही है उसको देने में, पूछना पड़ रहा है उसके मुंह में,
क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये एंडोथर्मिक हो गया रिएक्शन। कैसे, यहाँ पे एनर्जी देना पड़ रहा है, क्यों देना पड़ रहा है, ये तो मुश्किल बात है, उसको खुशी खुशी लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसका तो हम लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसको तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन उसका स्टेबल बना रहे हैं। तो ये बात ऐसा क्यों है, यही हमको बताना है। देखिए, दस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन गैस फेज इज अनफेवरेबल हो गया, अनफेवरेबल हो गया ना, ये O2 बनाना अनफेवरेबल है। O1 तक ठीक है, O1 माइनस तक वो बहुत खुशी खुशी के 1 O2 माइनस में, दो इवन दो O2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, नियॉन ये जो 8 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 8 10। तो नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 10 होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो 10 इलेक्ट्रॉन अटेंड करने के बावजूद वो खुश नहीं हो रहा है, ऐसा क्या बात है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। अब देखते क्या बात है। तो एक कह रहा है कि O1 माइनस जो है हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। अभी तो मैंने कहा कि पेरेंट एटम से जो उसका आयनिक फॉर्म होगा वो भी अनायनिक होगा, वो बड़ा होगा। ये गलत बात लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये गलत बात लिखी गई। जो तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, वो क्या इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो लेना चाहिए उसको ना, इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, उसके बाद है, ये भी बात सही नहीं बैठी, लेना चाहिए तो नहीं ले रहा है। उसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ आयन। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं इसमें तो ये साइज बढ़ जाएगा, हाँ ठीक है, लेकिन उससे तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है, अनफेवरेबल कैसे बना, तो इससे भी नहीं पता चला, अनफेवरेबिलिटी नहीं पता चल रही है। भले साइज यहाँ पे बड़ी हो गई तो दे दिया तो इतना बड़ा हो गया, लेकिन इससे तो ये नहीं सिद्ध हो रहा ना कि आप अनफेवरेबल हो गए, साइज बड़ा हो गया, उन्हें साइज बड़ा नहीं करना चाहता, ऐसा था क्या, नहीं। तो लास्ट देखें, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तो वो अचीव कर ले रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसकी जो ऑर्बिट जो है, माने जो शेल है, तो मानी ये न्यूक्लियस है, ये छोटी सी एक उसके पास में फर्स्ट शेल थी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जस्ट उसके बाद वाला ये शेल है जिसमें कि आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो पहले से इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 हो गए। अब हम दे रहे हैं तो एक दिया हमने पहले, तो कोई बात नहीं, वो स्पेस मिला उसको, उसने भर लिया। लेकिन जब दूसरा दिया तो स्पेस उसको नहीं मिलता है, तो वो रिपल्शन करते हैं, क्या करते हैं, वो लोग रिपेल करते हैं उसको, कोई जाना जाता है उसको रिपेल करते हैं, रिपल्शन के चलते अब हमको जोर से उसके पास में भेजना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को जोर जोर से भेजने वाली ज़्यादा एनर्जी हम बाहर से देते हैं, तो उसी से वो एंडोथर्मिक हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल कॉन्फिगरेशन अचीव करने के बावजूद वो जो है उसकी जो रिपल्शन है वो ज़्यादा उसको तंग कर रही है। और पीरियोडिक टेबल के बारे में हम काफ़ी हद तक जान गए हैं, अभी जान जाते हैं कि एटॉमिक रेडियाई जो है, आप जाते हो इधर से राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ में, तो क्या होता है जनरली एटॉमिक वो या आपका एटॉमिक रेडियाई है, वो दोनों डिक्रीज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो आपको समझ में आ गई, इन अ पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करता है एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ये भी कह सकते हैं आप अक्रॉस द पीरियड। दिस रिजल्ट इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी हो जाती है टू एक्सट्रीम एंड्स पर, और धीरे धीरे बीच की तरफ हम आते हैं तो रिएक्टिविटी कम होने ज़्यादा होती है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट राइट पर, एक्सट्रीम लेफ्ट पर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे हम मिडिल में आते हैं तो रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाती है, थोड़ी रह जाती है, यानी कि मिनिमाइज हो जाती है, यहाँ पे लोएस्ट हो जाती है इन द सेंटर, ये सेंटर बन जाता है, ये 1 है, ये 17 यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, 2 में तो थोड़ा 16 में कम हुआ, तो 30 में और थोड़ा कम हुआ, तो 15 में थोड़ा कम हुआ, और लीस्ट हो गया रिएक्टिविटी आपका 14 में। इस तरह से तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन या हेलोजन से इसका रिएक्टिविटी दिखा सकते हैं। पहला नंबर तो समझिए कि ये जो है, ये जो है, ये दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर के हो जाएंगे, और एक्सट्रीम कैरेक्टर ऑपोजिट कैरेक्टर, ये मेटालिक, ये नॉन मेटालिक प्योरली, ठीक है। और ये जो है ये मेटल्स हैं, ये कौन सा मेटल, ये एल्कली मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल है, और ये कौन है, हेलोजेंस है। ये रेडली रिएक्ट करते हैं विथ हेलोजेंस NaCl। आप एग्जाम्पल जानते हो, KCl जानते हो, ये सब जानते हो।
तो केवल Cl के लिए नहीं और भी बन सकता है, मैं एग्जाम्पल के हिसाब से कहा। अब देखिए इसके चलते क्या होता है कि एक तो हैलोजन से इनका रिएक्शन हो गया, आप समझ गए। अब ऑक्सीजन के साथ में इनका रिएक्शन होता है तो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं, तो मैंने दिखाया कि ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स भी मैंने दिखाया। अब इसमें कैरेक्टर की बात आ जाती है। अब जो ऑक्साइड्स इधर बनते हैं, कौन से ये जो सेक्शन है ये मेटालिक सेक्शन है, ठीक। इनके पास जो बनते हैं जो मेटल्स वाला सेक्शन है 1 2 3 वाला, जो यहाँ तक Al से शुरू होता है नीचे मेटल्स, ये मेटलॉइड है, ठीक है, बोरा। तो ये जो है मेटल्स जो है ये इस तरह का बेसिकली कैसा ऑक्साइड तैयार करते हैं, तो ये लोग बेसिक ऑक्साइड्स, ये बेसिक ऑक्साइड क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन में एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, कौन, ये बेसिक ऑक्साइड्स। और इधर जो एक्सट्रीम में आप देख रहे हो कहाँ, राइट में, तो ये लोग एसिडिक ऑक्साइड्स तैयार करते हैं। तो मेटल्स जो होंगे वो बेसिक ऑक्साइड्स जनरली होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक हो गया, एसिडिक हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हो पर्पल कलर का बेसिक है, और ये ग्रीन कलर के आप जो देख रहे हो ये एसिडिक है, और बीच में आप कुछ देख रहे हो ये एम्फोट्रिक है। एम्फोट्रिक के बारे में तो मैं थोड़ा और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ एसिड्स हमने पढ़ा क्या, ऑक्साइड्स क्या पढ़ा, तो एक तो हमने पढ़ा मेटालिक ऑक्साइड्स, और दूसरा हमने पढ़ा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो मेटालिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटालिक दो ग्रुप पहले बना दिया। और मेटालिक ऑक्साइड्स में भी दो ग्रुप हो जाएंगे एक्चुअली। मेटालिक ऑक्साइड्स में एक तो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, और दूसरे जो हैं वो एम्फोट्रिक बन जाते हैं। देखिए जो एक्सट्रीम में वो कट्टर होते हैं लोग, ये जो है एकदम एक्सट्रीम में जो है 1 नंबर ग्रुप, ये कट्टर है, ये बेसिक ही ऑक्साइड बना सकते हैं। लेकिन 2 3 में देखिए जैसे आप जाते हो तो जो थोड़ा नॉन मेटालिक कैरेक्टर में चले आते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं भैया हम दोनों तरफ रहना चाहते हैं, वो एम्फोट्रिक बिहेव करने लगते हैं। एम्फोट्रिक माने वो जब उनको एसिड दिखता है तो वो कहते हैं भाई हम बेस हैं, हम बेसिक हैं कैरेक्टर। जब उनको बेस दिखता है तो कहते हैं हम एसिडिक हैं, एसिड के साथ में वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के रूप में। और अगर वो बेस है तो एसिडिक ऑक्साइड बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिक प्योर जो है वो देखिए आप Na, जैसे ये वाला है पर्पल है, ये बेसिक है पूरा, ठीक है। Na2O चाहे CaO ये सारे के सारे जो है ये बेसिक कैरेक्टर के हैं। लेकिन आपके ZnO हुआ, या Zn तो आपका इसमें चला जाता है, डी ब्लॉक में भी चला जाता है वो, तो डी ब्लॉक के भी जितने एलिमेंट्स हैं वो मेटल ही होते हैं। डी ब्लॉक तो F ब्लॉक भी मेटल्स में ही आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारे के सारे आप देखो रेड कलर के, ये एम्फोट्रिक हो जाते हैं। एम्फोट्रिक माने दे रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस। एग्जाम्पल आपके Al2O3 है, BeO है, उसके बाद ZnBeO है, भी यहाँ पे ZnO है, Cr2O3 है, ये Cr जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये भी मेटल ही होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में। तो हमने कहा बेसिकली कट्टर जो होंगे वो क्या बनेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे कि CO2 भी। यहाँ पे जितने ग्रीन यहाँ पे तो है नहीं आपके दूसरी साइड पे ऑक्साइड्स, और दिया नहीं हुआ है चार्ट में। तो ये सारे के सारे आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, CO2 SO2। आप OF2 देखिए, O पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, F बाद में लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F इज मोर देन O जो मैं कह रहा था। लेकिन क्लोरीन में देखिएगा यहाँ पे Cl2O7 लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज व्हाट, लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा जब वो सेंटर की तरफ आते हैं, माने मेटालिक की तरफ आते हैं, जब ये ग्रुप्स एलिमेंट्स, तो थोड़ा सा बिहेवियर अपना नॉन मेटालिक चेंज करना चाहते हैं, वो प्योर नहीं बनना चाहते हैं एसिडिक। कभी कभी वो क्या कहते हैं कि भैया हम न्यूट्रल ऑक्साइड बनना चाहते हैं, इसी के संग में नहीं रहेंगे, ना एसिड से रिएक्ट करेंगे ना हम बेस से रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे हम कुछ यहीं पे बता देते हैं, जैसे CO2 आपका एसिडिक है, लेकिन CO जो है आपका ये भी एक कंपाउंड है कार्बन का, ऑक्साइड है कार्बन का, वो है आपका न्यूट्रल। उसी तरह से आप N2O3 देख रहे हो, N2O5 देख रहे हो, यहाँ पे आपका एक और आ सकता है जैसे कि NO आ सकता है, या फिर N2O आ सकता है। ये जो पिंक कलर का मैं जो लिख रहा हूँ, ये पर्पल कलर का, ये सब क्या है, ये लोग न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में एक चीज़ याद रखिएगा, ये लोग किसी से रिएक्ट नहीं करते, ना एसिड से ना बेस से, जबकि एम्फोट्रिक दोनों से रिएक्ट करते हैं। हाँ, ऑपोजिट से रिएक्ट करते हैं, जैसे वो ऑपोजिट बन के रिएक्ट करते हैं। जैसे एसिड है तो वो बेस बन के रिएक्ट करते हैं, बेस है तो वो एसिड बन के रिएक्ट करते हैं। और भी एक और बात याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि एसिडिक ऑक्साइड्स किसके होते हैं, तो नॉन मेटल्स के। आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के। आपके बेसिक ऑक्साइड्स किसके होते हैं, तो मेटल्स के।
आपके एम्फोटरिक ऑक्साइड्स किसके होते हैं? वो भी मेटल्स के। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो कह रहे करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो containing neutral, acidic, basic and amphoteric oxides each respectively। यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे, तो आपको बताना कि एसिडिक का सीक्वेंस क्या लिखना है। मैं लिख देता हूँ ऑक्साइड्स का, ऑक्साइड्स ही सब है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड, उसके बाद क्या लिखना है हमें, एसिडिक ऑक्साइड लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है हमें, बेसिक ऑक्साइड लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, एम्फोटरिक लिखना है, एम्फोटेरिक लिखना है। ये सारे के सारे क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स लिखेंगे। ये सब ऑक्साइड्स के नाम है, एक्चुअली तीन नहीं 4 तरह के एसिड ऑक्साइड्स है, आपको याद रखना होगा। न्यूट्रल भी, तो ये जो दोनों है क्या है, ये नॉन मेटल्स के, ये दोनों जो क्या है मेटल्स के। अब हमको चूज करना है यहाँ से कि किसका बैठता है। NO क्या है, अभी मैंने कहा कि ये न्यूट्रल है, तो सही, तो ये बात सही हो गया। ZNO तो मैंने एग्जाम्पल में कहा एम्फोटरी का, यहाँ पे नहीं बैठता है, गलत हो गया, सेकेंड वाला नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये 1 है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नंबर, ऐसे सीरियली आपको लगाना है। और यहाँ पे आपको सोचना वो 1 2 3 4, और ये मैच कर जाएगा तो आप ले लोगे। तो ये पहला मैच नहीं किया, क्योंकि ZN वो जो 2 यहाँ पे जो है ये क्या है, एम्फोटरिक, मेरा 2 यहाँ पे एसिडिक होना चाहिए। ZNO यहाँ पे एम्फोटरिक पहले ही दे दिया है, मेरा न्यूट्रल होना चाहिए, कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गए हमारे। तीसरा पढ़ते हैं, NO न्यूट्रल सही है, CO2 एसिडिक सही है, ZNO एम्फोटरिक नहीं, ये तो बेसिक दिया हुआ है, और बेसिक दिया हुआ है, एम्फोटरिक यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, लास्ट बचता है तो सही होना चाहिए। तो देखिए न्यूट्रल है क्या NO, हाँ NO न्यूट्रल है, अब लिख देता हूँ मैं तो याद भी रहेगा आपको। ये देखिए न्यूट्रल है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, आप जानते हो, CO जो है न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो ये बेसिक है, एंड ZNO एम्फोटरिक है। मैंने कहा था ना कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, Cr Zn, ये सब देखिए ना एम्फोटरिक है, डी ब्लॉक होते भी मेटल्स ही है। तो इसी के साथ आज का क्लास क्यों नहीं समाप्त होता है, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए ये ना भूलें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना डेस्टिनी चीज को, और साथ ही साथ ये याद रखें कि डेस्टिनी चीज के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी चीज।